तो चैप्टर चल रहा है अपना विलयन। सॉल्यूशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे द्रव्य विलयन, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे हम गैस द्रव विलयन की। गैस द्रव विलयन का अर्थ क्या है? जो पहले लिखा गया वो क्या है? वो है विलेय। तो गैस इसमें विलेय है और जो विलायक है इसमें वो है द्रव। विलायक इसमें द्रव है। तो गैस द्रव विलयन, गैस जो है वो विलेय है और जो विलायक है वो है द्रव। अब बात करें हम गैस द्रव विलयन की, तो गैस द्रव विलयन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं उसमें एक तो रहता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, और दूसरा रहता है विलेय की प्रकृति, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी गैस की प्रकृति। और तीसरा आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या कहता है? गैस जब द्रव में घुलती है ना, गैस जब द्रव में घुलती है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। अब ऊष्माक्षेपी के लिए ताप क्या रखना पड़ता है बताओ अपने को? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमेशा कम ताप पर संपन्न होती है। कम ताप पर संपन्न, यानी ताप कम रखेंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। तो कम ताप पर गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है। कम ताप पर गैस अधिक विलेय होती है। आगे बात समझ? तो गैस का द्रव में घुलना कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए कम ताप पर संपन्न होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो कम ताप पर संपन्न होती है। टेम्परेचर कम रखेंगे तो गैस ज्यादा घुलेगी, टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो गैस कम घुलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक देना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ये इसी का ही एग्जाम्पल है, गैस द्रव विलयन का ही। ठीक है, तो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेने का यही कारण है, क्योंकि कम ताप पर गैस ज्यादा घुलती है। आगे बात समझ? नेक्स्ट आता है विलेय की प्रकृति, यानी गैस की प्रकृति। अब आप देखो, खुद सोचना, एक गैस जो है वो विलायक से क्रिया कर रही है, विलायक से क्रिया कर रही है, तो गैस को अपने विलायक में डाला, क्रिया कर गई। और एक गैस ऐसी है जो विलायक से क्रिया नहीं कर रही है। जो गैस विलायक से, गैस को विलायक में डाला पर उसने कोई क्रिया नहीं की। अब इसको सोचे आप, ये मान लो विलायक है, ठीक है, आप ऊपर से गैस डाल रहे हैं, गैस अंदर गई, उसने इस विलायक से क्रिया कर ली। ठीक है, अब ऐसे ही एक विलायक और है आपके पास, उसमें भी आप ऊपर से गैस डाल रहे हैं, इसमें भी गैस अंदर गई पर उसने विलायक से क्रिया नहीं करी, विलायक से कोई क्रिया नहीं करी। तो आप बताओ कौन सी गैस घुलेगी? बताओ, जो विलायक से क्रिया करे या जो विलायक से क्रिया ना करे? जो क्रिया करेगी। क्रिया करेगी, एक कॉमन सेंस की बात है ना। जो विलायक से क्रिया करेगी वो घुल जाएगी, और जो गैस क्रिया नहीं करेगी वो बाहर निकल जाएगी, है ना, वो बाहर निकल जाएगी। यहाँ से कॉमन सी बात है, वो तो बाहर निकलेगी, क्योंकि गैस की नेचर होती है ऊपर उठने की। समझ गए? तो जो गैस विलायक से क्रिया कर जाती है वो उसमें घुल जाती है, और गैस विलायक से जब क्रिया करती है वो या तो यौगिक बना लेती है और या अपने आयनों में टूट जाती है। या तो वो क्या करेगी? यौगिक बना लेगी, और या क्या करेगी? आयनों में टूट जाएगी, आयनों में टूटेगी। तो हमारी बुक से यही कहते हैं कि जो गैस से विलायक से क्रिया करके यौगिक बना ले या आयनों में टूट जाए, मोटी मोटी बात यह है कि मतलब क्रिया कर जाए। ठीक है, गैस विलायक से क्रिया कर जाए। जैसे अमोनिया को जब जल में घोला जाता है तो NH4OH यौगिक बनता है। अमोनिया को जब जल में घोला जाता है तो NH4OH यौगिक बनता है। और HCl को जब जल में घोला जाता है, HCl को जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। यानी एक एग्जाम्पल यौगिक वाला आ गया, एक आयनों में टूटने वाला आ गया। समझ आ गई बात? तो अमोनिया जल में घुल जाती है, क्यों? क्योंकि अमोनिया जल में यौगिक बना लेती है। और HCl जल में घुल जाती है, क्यों? क्योंकि HCl जल में आयनों में टूट जाती है। क्लियर? आगे बात समझ?
उसके बाद जो, अब आप बताओ दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव मतलब कब लगेगा दाब का प्रभाव। अब आप देखो, एक गैस तो ऐसी थी जो विलायक से क्रिया करके घुल गई उसमें, और एक गैस ऐसी थी जिसने विलायक से क्रिया नहीं करी और वो बाहर निकल रही है। तो आप बताओ दाब लगाने की जरूरत कहाँ है, इस पर है दाब लगाने की जरूरत या इस पर है? सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है ना, नहीं तो वो बाहर चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैप लगा देंगे इसके ऊपर ताकि वो उससे बाहर ना जा पाए, ताकि वो उससे बाहर ना जा पाए। अब इसके अंदर रहना इसकी मजबूरी हो गई। समझ आ गई बात। तो यानी दाब का प्रभाव कब लगाया जाता है, दाब कब लगाया जाता है, जब गैस विलायक से क्रिया, जब गैस विलायक से क्रिया न करे तब दाब लगाना पड़ेगा। क्लियर बात। और जब आपने दाब लगा दिया, अब बताओ क्या वो गैस बाहर निकल जाएगी? क्या वो गैस बाहर निकल जाएगी दाब लगा दिया तो? नो सर। नहीं निकल सकती। अब वो विलायक में घुलेगी क्योंकि उसकी मजबूरी है विलायक के अंदर रहना ना। अब वो विलायक में घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक का बेस यही है, कोल्ड ड्रिंक दाब लगा के रखता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है वो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती, वो बाहर जाने का प्रयास करती है। इसीलिए जब अपने ढक्कन को खोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को, तो आवाज़ आती है ढक्कन खोलते ही, वो आवाज़ देती है ढक्कन। जैसे आप 2 लीटर 2.5 लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक खोलते हो ना, हमेशा आवाज़ देता है वो, है ना। क्यों देते हैं? क्योंकि उस पर दाब लगाया हुआ था, इसलिए गैस का उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहना उसकी मजबूरी बन गया था। तो यानी कि आपने क्या किया, गैस विलायक से क्रिया नहीं कर रही थी तो वो उसमें घुलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको घोलने के लिए आपने क्या किया, उस पर क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, उस पर दाब लगा दिया। तो यानी आप दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। हेनरी का नियम यही है, यही हेनरी का नियम है। आगे बात समझ, हेनरी का नियम यही है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। शर्त है कि गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर वो गैस विलायक से क्रिया कर गई तो फिर दाब का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अमोनिया के जलीय विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब प्रश्न बन गया, अमोनिया के जलीय विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। जलीय विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं, क्यों नहीं बताओ, क्यों नहीं होता बताओ हेनरी का नियम। अमोनिया जल में मिसिबल है। हाँ, अमोनिया जो है वो जल से रिएक्ट कर जाती है, मिसिबल है मतलब उसमें मिक्स हो जाती है, विलय है उसके अंदर, मिश्रित हो जाती है उसके अंदर। ऐसे ही HCl के जलीय विलयन पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता। HCl के जलीय विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता क्योंकि HCl भी जल से क्रिया कर जाती है, हेनरी नियम लागू नहीं होता। आगे बात समझ लग गया पता। नेक्स्ट इसके एक क्वेश्चन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में से निकलता है। कौन सा? समुद्री गोताखोर। ये सीधा याद रखना आप, समुद्री गोताखोर, क्योंकि उतने डिस्कस हम नहीं करेंगे जितनी पहले की थी। समुद्री गोताखोर जल में जब जाते हैं, जल में जो सिलेंडर लेके जाते हैं गैस का, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स होता है। वायु के साथ हीलियम बोले तो ज़्यादा बेटर है, वायु के साथ हीलियम मिक्स होता है। वायु में कौन कौन सी गैसें होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन है, और साथ में क्या मिला लिया उन्होंने? हीलियम मिला लिया। ये बहुत बार पूछता है कि समुद्री गोताखोर कौन सी अकीरिया गैस साथ में लेके जाते हैं, तो कौन सी? हीलियम। हीलियम युक्त वायु का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं, या हीलियम युक्त ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। क्लियर? आगे बात समझ। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, समुद्री गोताखोर कौन सी अकेली गैस लेके जाएंगे साथ में सिलेंडर में? हीलियम, हीलियम। और एक जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में, उनके जो रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर बताओ वायु दाब क्या है, ऊपर ऊंचाई पर वायु दाब क्या है, ज्यादा है या कम है ऊंचाई पर वायु दाब?
ऊपर जाते हैं तो वायु घट रही है बढ़ रही है, जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु घटेगी बढ़ेगी? वायु दाब कम। घटेगी, है ना, घटेगी तो ऊपर वायु दाब भी कम है। और अभी हमने पढ़ा था दाब बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है, तो ऊपर वायु दाब कम हो गया, तो वायु की विलेयता भी क्या होगी शरीर में, वायु की विलेयता भी क्या होगी ऊपर, कम हो गई। तो रुधिर में ऑक्सीजन घुल नहीं पाती, पर्याप्त मात्रा में नहीं घुल पाती, इसलिए उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आगे बात समझ। इस स्थिति को बोलते हैं एनोक्सिया। एन मतलब कमी है, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन की। तो जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर वायु दाब कम है। अतः हेनरी के नियम के अनुसार विलेयता भी क्या रहेगी, कम रहेगी, इसलिए उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। यह स्थिति एनोक्सिया कहलाती है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने हेनरी के नियम से, ठीक है, हो जाएंगे। अब अगली बात, द्रव द्रव विलयन। अब आप बताना, द्रव द्रव विलयन और एक कहता है ठोस द्रव विलयन, 2 विलयन है। इनमें बात करता है वो वाष्प दाब की, वाष्प दाब की बात करेगा, वाष्प दाब की हेडिंग लगी होती है हमारी किताबों में, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। जो हमारी बुक्स में हेडिंग होती है क्या होती है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। मैं इधर ले चलता हूं इस टॉपिक को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप हेनरी का राउल्ट का नियम आ जाएगा। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। अब बताओ द्रवीय विलयन क्या होते हैं? द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन क्या होते हैं? जिनमें विलायक द्रव होता है ना, एक घटक तो द्रव होगा ही होगा, ठीक है। अब वाष्प दाब क्या होता है? सबसे पहली बात ये द्रव घटक है। द्रव, द्रव बताओ वाष्पशील होता है या है वाष्पशील? द्रव वाष्पशील मतलब इसको गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनती है ना, द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है। तो मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, अब इसकी वाष्प बनेगी, वो वाष्प बनेगी तो वो वायुमंडल में चली जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में वाष्प जो है वो वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन अगर हम इस पात्र को खुला रखने की बजाय बंद कर देते, तब बताओ क्या तब क्या गैस वायुमंडल में जा पाती? इसके जो गैस बनती क्या वायुमंडल में जाती? अगर इस पर ढक्कन लगा होता, हम गर्म करते तो वो वायुमंडल में नहीं जा पाती है ना, इसके ऊपर इकट्ठी होती। हम कंटिन्यू गर्म करते जाते तो वाष्प बढ़ती जाती, सही है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती जब वो वाष्प जो है द्रव की सतह के संपर्क में आ जाती। आती या नहीं आती बताओ? लग गया पता? तो वाष्प द्रव की सतह के संपर्क में आ गई, और ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर जो दाब डालती है ना, उसे वाष्प दाब कहते हैं, उसे कहते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब, द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। आगे बात समझ। वाष्प जो है वो द्रव की सतह पर दाब डालती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब आप बताओ, मैंने 2 विलयन की आपसे बात करी, एक तो द्रव द्रव विलयन और एक ठोस द्रव विलयन, है ना। एक द्रव द्रव विलयन और एक ठोस द्रव विलयन। आप बताओ इसमें इससे वाष्प बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ, वाष्प बनेगी या नहीं बनेगी इससे? और इससे, दोनों से बनेगी क्या वाष्प? दोनों ही घटक द्रव हैं, तो दोनों ही घटक क्या है इसमें? दोनों ही घटक वाष्पशील है, ठीक है। ठोस द्रव विलयन में बताओ, ठोस द्रव विलयन में दोनों घटक वाष्पशील है क्या? ठोस द्रव विलयन में नहीं। ये वाला घटक क्या है? अवाष्पशील। ठोस अवाष्पशील है और द्रव क्या है? वाष्पशील है, ठीक है।
तो अब जब दोनों घटक वाष्पशील है तो दोनों घटकों से वाष्प बनेगी, तो दोनों घटकों का ही कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो घटक 1 का वाष्प दाब घटक 1 की मोल भिन्न के समानुपाती होगा और घटक 2 का वाष्प दाब घटक 2 की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। सही है क्या बात? जिसके मोल भिन्न ज्यादा लेंगे उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। आगे बात समझ? ये राउल्ट का नियम है। द्रव द्रव विलयन के लिए प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह राउल्ट का नियम है द्रव द्रव विलयन के लिए, या राउले का नियम। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आई बात समझ या नहीं आई बताओ? क्योंकि दोनों ही घटक वाष्पशील हैं तो दोनों की वाष्प बनेगी, तो दोनों का ही कुछ ना कुछ वाष्प दाब लगेगा। तो द्रव द्रव विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब आप बताओ, इसके लिए मैं राउल्ट का नियम लिखना चाहता हूं ठोस द्रव विलयन के लिए। क्या लिखूंगा? देखो, इसकी वाष्प बनेगी क्या? ठोस की वाष्प बनेगी क्या? ठोस की नो सर। नहीं बनेगी। तो पूरे विलयन में जो वाष्प बनी वो किससे बनी? सिर्फ बताओ। द्रव से। द्रव से। और द्रव क्या था? विलेय या विलायक? द्रव क्या था? विलायक था। विलायक था द्रव, है ना? तो अब राउल्ट का नियम क्या कहता है? पूरे विलयन का वाष्प दाब, पूरे विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, क्योंकि वाष्प सिर्फ विलायक से ही तो बननी है। समझ आई या नहीं आई? नियम यही है, नियम में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें एक घटक है ही अवाष्पशील, इसके अंदर एक घटक अवाष्पशील है, तो पूरे विलयन में जो वाष्प बन रही है वो सिर्फ विलायक से ही बन रही है। तो पूरे विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लगा पता या नहीं लगा? बताओ। फर्क समझ आ गया दोनों नियमों में? अगर आपको ये नियम समझ आ गए तो आपको अणुसंख्या गुण धर्म समझ आ गए हैं। समझ आ गया ये वाला नियम? फिर हम आज ऑलमोस्ट इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आजकल मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके, ठीक है। अब आगे चले, इस पर आए वापिस, द्रव द्रव विलयन पर। अब मैं बात कर रहा हूं द्रव द्रव विलयन की, ठीक है। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हम द्रव द्रव विलयन को। द्रव द्रव विलयन, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन। तो ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील है। तो घटक 1 का वाष्प दाब घटक 1 की मोल भिन्न के समानुपाती है और घटक 2 का वाष्प दाब घटक 2 की मोल भिन्न के समानुपाती है। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं। कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे। और यह नियतांक क्या लगाया जाता है? यहां क्या नियतांक लगाएंगे हम लोग? यहां नियतांक लगता है P1 नोट, P1 बराबर P1 नोट x1, और यहां लगता है P2 बराबर P2 नोट x2। तो ये P1 और P1 नोट में क्या फर्क है वो देखो, और P2 और P2 नोट में क्या फर्क है वो देखो। ये मेरे पास घटक 1 था, घटक 1, ये घटक 1 था, ये घटक 2 था, घटक 2, और ये मैंने विलयन बना लिया, यानी घटक 1 प्लस घटक 2। ये घटक 1 था शुद्ध अवस्था में, ये घटक 2 था शुद्ध अवस्था में, और ये विलयन हो गया घटक 1 प्लस घटक 2। अब ये पात्र बंद कर दिए सारे। तो यहां जो वाष्प बनेगी वो सिर्फ घटक 1 की होगी, यहां वाष्प होगी सिर्फ घटक 1 की, यानी शुद्ध अवस्था में होगा बिल्कुल। ये यहां भी जो वाष्प होगी वो शुद्ध अवस्था में होगी, मतलब सिर्फ घटक 2 की वाष्प होगी, सिर्फ घटक 2 की वाष्प होगी, ठीक है। अब यहां जो वाष्प बनेगी वो बताओ शुद्ध अवस्था में होगी क्या? बताओ वो क्या अकेले घटक 1 की वाष्प होगी? वो यहां जो वाष्प बनी है क्या वो अकेले घटक 1 की है? नो सर, दोनों का। दोनों घटकों की है, यानी विलयन की है ये, है ना, पूरे विलयन की वाष्प है। तो P1 जो है ना, P1 ये विलयन में घटक 1 का वाष्प दाब है। यहां जो घटक 1 का वाष्प दाब है वो P1 है। समझ आ गई बात? P1
P1 तो है विलयन में घटक एक का वाष्प दाब, विलयन में घटक एक का वाष्प दाब। ऐसे P2 विलयन में घटक दो का वाष्प दाब है। और जो P1 नोट है ना वो ये वाला है, ये वाला। यहां जो वाष्प दाब है ना ये P1 नोट से लिखा जाता है, मतलब शुद्ध अवस्था में घटक एक का वाष्प दाब। समझ आई बात? फर्क पता लग गया दोनों में? शुद्ध अवस्था में घटक एक का वाष्प दाब और ये शुद्ध अवस्था में घटक दो का वाष्प दाब। आई बात समझ या नहीं आई? फर्क पता लग गया P1 और P1 नोट में? अब मेरे को पूरे विलयन का वाष्प दाब निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। तो इसमें कुछ घटक एक का वाष्प दाब है P1, कुछ घटक दो का वाष्प दाब है P2। अब बताओ P कुल कैसे निकालूं? बताओ P कुल कैसे निकालूं? P कुल कैसे निकालूं बताओ? घटक एक P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 घटक एक का वाष्प दाब प्लस घटक दो का वाष्प दाब। अब P1 का मान रख दो, P2 का मान रख दो, क्या बनेगा बताओ? P कुल बराबर P1 का मान रखा, क्या बना बताओ? P1 का मान P1 नोट x1 और P2 का मान क्या है? P2 नोट x2। समझ गए? P1 का मान P1 नोट x1 और P2 का मान P2 नोट x2। ठीक है। अब आपने कल पढ़ा था ये P कुल बन गया। कल एक बात पढ़ी थी x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है, पढ़ा था? x1 प्लस x2 बराबर 1। तो x1 बराबर क्या आएगा बताओ? तो x1 बराबर 1 माइनस x2। सही है? x2 का पक्षांतरण कर दो, 1 माइनस x2 हो जाएगा। x1 का मान यहां रख दो, इस जगह x1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा? P कुल बराबर P1 नोट x1 का मान रख दिया 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। आई बात समझ या नहीं आई? x1 का जो मान रखा है क्लियर है? x1 बराबर 1 माइनस x2 है ना। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो P कुल बराबर P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2, ये बन गया। P कुल बराबर P1 नोट और इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। अब कॉमन क्या आ जाएगा यहां से? इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है निकाल लो। तो क्या बना? P कुल बराबर P1 नोट x2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में x2 कॉमन आ गया तो प्लस x2, प्लस वाला पहले लिख लो। तो ब्रैकेट में बचेगा P2 नोट, यानी यहां से P2 नोट माइनस P1 नोट, ये P कुल बन गया। P कुल बराबर P1 नोट x2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में P2 नोट माइनस P1 नोट। ये होते हैं जो इस समीकरण का पालन करते हैं, वो होते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। और जो इस समीकरण का पालन नहीं करते वो होते हैं अनादर्श विलयन। तो हम लोग बोल देते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करें, राउल्ट के नियम का पालन करें। तो ये जो समीकरण बनी है राउल्ट के नियम से ही तो बनी है ये वाली। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस, कैसे किया बताओ? P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2, समानुपाती का निशान हटाया, नियतांक लगाया P1 नोट, यहां समानुपाती का निशान हटाया, नियतांक लगाया P2 नोट। अब P कुल बना देंगे। P कुल बराबर क्या होगा बताओ? P1 प्लस P2। क्या करोगे बताओ? P1 का मान रख दोगे, P2 का मान रख दोगे, हो जाएगा। P1 P2 का मान रख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है? x1 की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले P1 का मान रख दिया P1 नोट x1, फिर P2 का मान रख दिया P2 नोट x2। अब आप x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x2 कॉमन आ जाएगा तो P कुल निकल जाएगा। और जो इस समीकरण का पालन करेंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। हो जाएगी, बहुत आसान है, कर दोगे सॉल्व?
समझ आ गया? अगर पूछ लेता है हमारे से आदर्श विलयन की समीकरण लिखो, ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग, थोड़ी बहुत चर्चा हम कल करेंगे इसकी, कल ग्राफ भी बनाएंगे इसका, ठीक है, आदर्श विलयन का। तो ये आपके पास पी कुल निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे ठोस द्रव विलयन में। अब आज अनुसंख्या गुणधर्म हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत बातें जो है कल रह जाएंगी, तो न्यूमेरिकल के साथ हम लोग कल इसको कंप्लीट कर देंगे। ठोस द्रव विलयन क्या होता है बताओ? ठोस द्रव विलयन जिसमें विलेय क्या है? विलेय ठोस और विलायक द्रव, विलायक द्रव। अब बताओ पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? राउल्ट के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? पूरे विलयन में जो वाष्प बनेगी वो किससे बनेगी? विलायक से। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जब आप समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ नियतांक लगाते हैं, और यहाँ नियतांक लगेगा पी नोट, ऊपर लगा दे या नीचे लगा दे पी नोट। पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आया समझ या नहीं आया बताओ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये राउल्ट का नियम है। आ गया समझ? क्लियर? अब बात करें हम अणुसंख्या गुणधर्मों की। अणुसंख्या गुणधर्म यहीं से निकले हुए हैं सारे। अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म इन्हीं विलयनों पर लागू होते हैं, ठोस द्रव विलयन पर, ठीक है। अणुसंख्या गुणधर्म नाम तारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाम ही बता रहा है। अणुसंख्या गुणधर्म मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी अणुसंख्या गुणधर्म भी ज्यादा होंगे। अणुओं की संख्या ज्यादा तो अणुसंख्या गुणधर्म भी ज्यादा। अणुसंख्या गुणधर्म के मान भी ज्यादा होंगे। अगर अणुओं की संख्या ज्यादा है तो अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से वो देखें। नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3, हिमांक अवनमन। और नंबर 4, प्रासरण दाब। ये 4 प्रकार है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब। अभी ये होते क्या, अभी हम चर्चा करेंगे ना। अब आपसे पूछ ले आपको ऑप्शन क्या देगा, मैं क्लियर कर देता हूं। अभी ये चारों हैं क्या, अभी हम चर्चा करेंगे। ये ठोस द्रव विलयन पर ही लागू होते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखें। अणुसंख्या गुणधर्म जो ठोस द्रव विलयन पर ही लागू होते हैं। अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी ज्यादा होंगे। अब आपको यूं दे सकता है क्वेश्चन, निम्न में से किस विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान अधिक होगा? एक सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूं, यहां कोई ना कोई नाम दे देगा आपको। अणुसंख्या गुणधर्म का मान अधिक होगा। निम्न में से किस विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का मान अधिक होगा? अब ऑप्शन दे दिए। ए 0.1 m NaCl, बी 0.1 m ग्लूकोज, सी 0.1 m AlCl3, डी 0.1 m K4FeCN6। ये दे दिया। अब ये पूछ लिया किसके अणुसंख्या गुणधर्म ज्यादा होंगे? जिसके अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो किसके ज्यादा होंगे? देखो NaCl को तोड़ो, किस में टूटेगा बताओ? एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो इसमें कितने कण निकले बताओ? एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो 2 कण निकल गए, 2 आयन निकल गए इसमें से, ठीक है।
तो इसमें जो कणों की संख्या बनी वो बनी 2। ग्लूकोज जो है वो पानी में घोले तो टूटती नहीं, ये एक की एक ही रह गई, एक ही रह गई। AlCl3 ये कितने कण आयन देगा बताओ? Al कितने? 1। और Cl कितने देगा? ये Cl कितने देगा? 3। तो टोटल कितने हो गए ये? 4। और K फॉर FeCN6 को कैसे तोड़ोगे? FeCN6 तो 1 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट कभी भी नहीं टूटता ना। FeCN6 तो 1 हो गया, और K कितने हैं? K 4, K 4 है, तो टोटल कितने हो गए ये? 5। अब आपको ये देख लेना है कि किसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, उसके अणुसंख्या गुणधर्म ज़्यादा होंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा यहाँ? डी करेक्ट आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, आपको देगा, आपने ये सोच लेना है कि किसमें टूट रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्क क्या होगा, यहाँ आपको अणुसंख्या गुणधर्म वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ वो कह देगा निम्न में से किस विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मान ज्यादा होगा। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब अणुसंख्या गुणधर्म ही है। निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, अणुसंख्या गुणधर्म है। निम्न में से किस विलयन का हिमांक अवनमन ज्यादा होगा, अणुसंख्या गुणधर्म है। निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा, अणुसंख्या गुणधर्म है। आई समझ या नहीं आई बात बताओ? लग गया पता? अब बात आती है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। अब देखो क्या कहता है, वाष्प दाब में कमी आती है, अवनमन यानी कमी, अवनमन यानी कमी। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, यानी क्वथनांक में वृद्धि होती है। और हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक में कमी आती है, ठीक है। हिमांक में कमी आती है, कब आती है? वाष्प दाब में कमी कब आएगी, क्वथनांक में वृद्धि कब होगी, हिमांक में कमी कब आएगी? जब द्रव विलायक में ठोस विलेय मिला दिया जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप लोगों को उदाहरण पता भी है। जब द्रव विलायक में ठोस विलेय मिला दिया जाएगा तब कमी आ जाएगी। यानी जब आप ठोस द्रव विलयन मिलाओगे तब वाष्प दाब में, जब आप ठोस द्रव विलयन बनाओगे तब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, यानी पहले की तुलना में उसकी वाष्प कम बनेगी। क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, हिमांक में कमी आ जाएगी। कैसे? देखो आपको एक उदाहरण देता हूं। चाय बनाते हो ना सुबह सुबह, पानी बॉईल हो रहा था, पानी बॉईल हो रहा था मतलब वाष्प बन रही थी या नहीं बन रही थी? बताओ, पानी बॉईल हो रहा था, वाष्प बन रही थी या नहीं बन रही थी? आप उसमें चीनी डालते हो, जैसे ही उसमें चीनी डालते हो, क्या वो पानी उतना ही बॉईल होता रहता है या एक बार सेट हो जाता है? एक बार सेट हो जाता है, मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाती है। पहले वाष्प बन रही थी उसकी, तो उसका वाष्प दाब भी कॉमन सी बात है ज़्यादा रहा होगा, है ना। जैसे हम उसमें चीनी डालते हैं, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्लियर है बात? समझ गए? पहला उदाहरण समझ गए? अब क्वथनांक उन्नयन भी इसी कारण हुआ। वो पानी आपने कहा एक बार सेट हो गया, पानी कितने टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था? पानी पहले बॉईल हो रहा था, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, तभी वो बॉईल हो रहा था ना। समझ आ गई बात? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था उसका। अब आपने उसमें चीनी डाली तो वो पानी एक बार सेट हो गया, यानी अब वो 100 डिग्री पर बॉईल नहीं हो पा रहा। टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, आपने चीनी डाली, अब वो 100 डिग्री पर बॉईल नहीं हो रहा, आपको थोड़ी देर और गर्म करना पड़ता है, फिर वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री और ज़्यादा गर्म करना पड़ता है उसको, मतलब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। समझ आ गई बात? जब आपने चीनी मिलाई तो पहले चीनी मिलाने से पहले वो 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा था,
लेकिन जैसे ही आपने चीनी मिलाई वो एक बार सेट हो गया, मतलब वो 100 डिग्री पर बॉईल नहीं हो पा रहा है। क्लियर? समझ आ गई बात? हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी आती है, ये भी आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। गर्मी में आइसक्रीम बनाते हैं अपने, फ्रिज में बनाते हैं खुद, घर पे है ना, रख देते हैं अपने, कई बार मूड करता है अपने चल यार घर पे ही खा लेंगे, तो अपने कई बार बना भी लेते हैं, बनाते हैं ना सारे, सबने किया होगा एक्सपेरिमेंट, है ना। तो अब आप देखो, एक तो आपके पास पानी है, सारा ही पानी था, एक आपने क्या किया, दूध लिया, चीनी ली, है ना, उसमें कस्टर्ड वगैरह डाला, जो भी सिस्टम है सारा आइसक्रीम बनाने के लिए, मतलब ये आपने विलयन ले लिया। आप बताओ पानी से बर्फ पहले बन जाएगी या आइसक्रीम पहले बन जाएगी, ये बताओ। पता है? कंपैरिजन किया कभी? बर्फ पहले। बर्फ पहले बन जाती है, बर्फ पहले बन जाती है। और आइसक्रीम जो है वो बाद में बनती है, यानी आइसक्रीम बनने में टाइम लगता है, आइसक्रीम बाद में बनती है। मतलब बर्फ जो है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाती है, समझ गए? बर्फ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो बर्फ बन जाएगी। लेकिन आइसक्रीम 0 डिग्री पर नहीं बनती, आइसक्रीम उससे कम टेम्परेचर पर बनेगी, -1 डिग्री पर, -2 डिग्री पर, -3 डिग्री पर, यहाँ जाके बनेगी आइसक्रीम। मतलब हिमांक में कमी आ जाती है। पहले जो है अगर साधारण विलायक हम लोग लें तो उसका हिमांक जो है वो 0 डिग्री होता है, और अगर हम उसमें विलायक विलय मिलाकर, ठोस विलय मिलाकर उसको सॉलिड करना चाहें तो वो माइनस में जाकर सॉलिड होता है, मतलब हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक घट जाता है। जहाँ वो पहले 0 डिग्री हिमांक हो गया है, जिस पर वो जम रहा था, जहाँ वो पहले 0 डिग्री पर जम पा रहा था, यानी बर्फ बन पा रही थी, वहाँ अब 0 डिग्री पर बर्फ नहीं बनेगी, उससे टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा, मतलब हिमांक में कमी आ जाएगी। आगे बात समझ? यानी जहाँ पहले 273 केल्विन पर बर्फ बन रही थी ना, 273 केल्विन पर सॉलिड बन रहा था, वहाँ अब कितने पर बना, 272 पर, 271 पर, 270 पर जाकर, तो हिमांक में कमी आ गई। दिख रहा है? अब तो साफ दिख रहा है केल्विन में बदल के। समझ आई या नहीं आई बात, बताओ? क्लियर है? अब इनके फार्मूले जो हैं, क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला डायरेक्ट याद रखोगे। क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता, के बी इंटू मोललता। के बी जो होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, कोई हार्ड भी नहीं है इसका फार्मूला। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता। और डेल्टा टी एफ बराबर, हिमांक अवनमन का फार्मूला भी सेम है, बस एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, और बी का मतलब बॉइलिंग, बी का मतलब बॉइलिंग से। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता, ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, दोनों फार्मूले सेम है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के है भी इजी, कोई हार्ड भी नहीं है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। और मोललता हमने कल पढ़ी थी ना, कल मोललता हमने डिस्कस करी थी ना। मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, जो किस तरह से आता है न्यूमेरिकल इसका, वो क्लियर करूंगा आपको पूरा। अब आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले आपको वाष्प दाब अवनमन के बारे में पता होना चाहिए। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? अवनमन मतलब कमी आएगी, कब आएगी वाष्प दाब में कमी? कब आई वाष्प दाब में कमी? जब हमने क्या किया, जब द्रव विलायक में क्या मिलाया, ठोस मिलाया, ठोस विलय मिला दिया, ठोस विलय मिलाया, तो जो विलयन है,
तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। सही है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब मान लो विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग पी नोट से लिख रहे थे, पैर में लिख देते हैं अपने पी नोट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग पी नोट से लिख रहे थे और विलयन का वाष्प दाब पी एस से लिख रहे थे, पी एस से लिख रहे थे ना विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का पी नोट से, राउल्ट का नियम अपने पढ़ा था, पी एस समानुपाती एक्स विलायक, और फिर हमने लिखा था पी एस बराबर पी नोट एक्स विलायक, लिखा था ना। तो पी एस क्या था, विलयन का वाष्प दाब, पी नोट क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब अवनमन क्या है, जब हमने द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया तो वाष्प दाब में कमी आ गई, इसी कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पी एस। कैसे, देखो ये भी समझ लो। मान लो पहले ये 20 एटमोस्फियर था, सपोज 20 एटमोस्फियर था, अब विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, यानी 15 एटमोस्फियर रह गया मान लो। तो बताओ कितने की कमी आई, अवनमन कितना हुआ बताओ। पहले 20 एटमोस्फियर था, 15 एटमोस्फियर रह गया, तो अवनमन कितना हुआ, कमी कितने की आई, 5 की आएगी, 5 की आई। कैसे निकाली, पी नोट में से पी एस घटाकर, यानी जो अवनमन है वो पी नोट में से पी एस घटाकर निकाला जाता है। तो सूत्र बन गया डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पी एस। आया समझ या नहीं आया। ये होता है वाष्पदाब अवनमन। और वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्पदाब अवनमन यानी डेल्टा पी और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। डेल्टा पी अपॉन पी नोट को हम लोग वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी नोट को, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, डेल्टा पी अपॉन पी नोट, ये वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पीएस का मान आपको पता है राउल्ट के नियम से, क्या मान है पीएस का, बताओ पीएस का मान रख दो, क्या मान है पीएस का, पी नोट एक्स विलायक, डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पीएस का मान रख दिया मैंने, पी नोट एक्स विलायक। कॉमन क्या आ जाएगा बताओ दोनों में से, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, पी नोट कॉमन आ जाएगा। तो क्या बना बताओ, डेल्टा पी बराबर पी नोट, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां बच गया 1 माइनस यहां से पी नोट कॉमन चला गया एक्स विलायक, एक्स विलायक। अब ये पी नोट इधर बटे में आ जाएगा, डेल्टा पी बटे पी नोट बन जाएगा, ये वाला पी नोट इधर बटे में आ जाएगा ना, डेल्टा पी बटे पी नोट बन गया ये। और 1 माइनस एक्स विलायक किसके बराबर होगा बताओ, 1 माइनस एक्स विलायक, 1 माइनस एक्स विलायक किसके बराबर होगा, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर 1। अब एक्स विलायक को इधर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स विलायक बन जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स विलेय। तो डेल्टा पी बट्टे पी नोट बराबर 1 माइनस एक्स विलायक, या क्या कह सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी बट्टे पी नोट बराबर क्या कह सकते हो बताओ, एक्स विलेय, एक्स विलेय। ये आंसर आ गया। यानी वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ये क्वेश्चन निकल सकता है ध्यान रखना, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं आया बताओ। डेल्टा पी अपॉन पी नोट ये वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, बताया ऊपर आपको। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात जो होता है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्पदाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का अनुपात वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन बन गया। क्लियर, समझ आ गई बात।
तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट किसके बराबर है बताओ, डेल्टा पी अपॉन पी नोट एक्स विले के, एक्स विले। और एक्स विले क्या होता है बताओ, एक्स विले विले के मोल बटे कुल मोल, कल पढ़ा है हमने घटक के मोल बटे कुल मोल। तो विले के मोल मैंने मान लिए स्मॉल एन, विले के मोल मैंने मान लिए कितने स्मॉल एन, और विलायक के मोल मान लिए मैंने कैपिटल एन, विलायक के मोल कितने मान लिए कैपिटल एन। तो बताओ एक्स विले किसके बराबर होगा, एक्स विले बराबर विले के मोल बटे कुल मोल। समझ गए क्या नहीं समझे बताओ, एक्स विले का मान रख दिया, विले के मोल बटे कुल मोल क्या होंगे, विले के मोल प्लस विलायक के मोल। तो एक्स विले का मान बन गया विले के मोल बटे कुल मोल, विले के मोल स्मॉल एन और कुल मोल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि विलयन अत्यंत तनु है, यदि विलयन अत्यंत तनु है, ये मैं सारी डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं, यहां से रिलेशन निकल सकते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये रिलेशन आते हैं इसके, ठीक है, इसलिए पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए आपको। यदि विलयन अत्यंत तनु है, तनु क्या होता है बताओ, तनु डाइल्यूट क्या होता है, तनु मतलब डाइल्यूट, जिसमें विलय ज्यादा हो या विलायक ज्यादा हो, तनु पतला, विलायक ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो ना। अत्यंत तनु का मतलब विलायक, क्या मतलब अत्यंत तनु का, विलायक बहुत ज्यादा हो, सही है। अत्यंत तनु का मतलब तो यही होगा ना, विलायक बहुत ज्यादा हो। तो यदि विलयन अत्यंत तनु है तो कैपिटल एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन, सही है क्या, मतलब विलायक के मोल बहुत ज्यादा होंगे विलय के मोलों से, लग गया पता। तो कैपिटल एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल एन, यानी हम इस स्मॉल एन को नगण्य मान लेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम है। जैसे मैं कहूँ, मैं एक दुकानदार से सामान लेने गया, उसने 1010 का बिल बना दिया, मैं उसको 1000 दे दूं, तो क्या वो 10 रुपये और मांगता है क्या बताओ, क्या वो 10 रुपये और मांगता है अपने से, नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता, क्योंकि 1000 बहुत बड़ा है 10 से, इसलिए 10 प्लस 1000 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000, इस 10 को नगण्य मान लिया हमने, समझ आई बात। 10 प्लस 1000 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 कर दिया। 1010 का मतलब क्या, 10 प्लस 1000 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 ही है, क्योंकि 1000 बहुत बड़ा है 10 से, है ना, 1000 बहुत बड़ा है 10 से, तो 10 प्लस 1000 लगभग 1000 के बराबर ही होता है। तो यही हम कह रहे हैं, कैपिटल एन बहुत बड़ा है स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल एन ही होगा। समझ आई या नहीं यही बात, ठीक है। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह ऑलमोस्ट क्या रख दोगे, कैपिटल एन ही रख दोगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, यदि विलयन अत्यंत तनु है तो ये बन गया डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। हर लाइन में रिलेशन है इसकी, डेल्टा पी अपॉन पी नोट, यदि विलयन अत्यंत तनु है तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए सही सूत्र होगा, तो फिर ये होगा डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन विलय के मोल, और मोल का क्या सूत्र होता है, मोल का, मोल बराबर, कल बताया था, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार। तो मोल का मान रख दो, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू, मोल का मान रख दिया ग्राम बट्टे अणुभार, फिर मोल का मान रख दिया ग्राम बट्टे अणुभार। अब ये वाला अणुभार ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट एम अपॉन एम नोट डब्ल्यू। ये फाइनल आंसर आ गया, न्यूमेरिकल में यूज होगा जो आप। समझ आया या नहीं आया ये बताओ। अब फिर देख लो एक बार कैसे किया हमने एक रिलेशन निकाला, बहुत सिंपल है, देखो डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स विले, ये रिलेशन निकाला हमने। फिर एक्स विले का मान रख दिया, एक्स विले क्या होगा, विले के मोल बटे कुल मोल, विले के मोल बटे कुल मोल। फिर विलयन ले लिया अत्यंत तनु, अत्यंत तनु में स्मॉल एन नगण्य हो गया, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब मोल का मान रख दिया ग्राम बटे अणुभार,
डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू ग्राम बटे अणुभार, नीचे कैपिटल एन का मान भी रख दिया, ग्राम बटे अणुभार, तो क्या बन गया डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट एम अपॉन एम नोट डब्ल्यू। क्लियर आंसर, समझ आ गया? यस सर। ओके